रुको रुको, क्या आप टेंथ बोर्ड में हैं और आपको द्विघात समीकरण डराता है? तो आज इस वीडियो के बाद आपकी बोर्ड की तैयारी ही बदल जाएगी, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे और यही प्रश्न सीधे एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, और अगर आज के इस वीडियो के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख देना सर आपसे नहीं हुआ। मुझे पता है आप मेरे फैन होने वाले हैं आज इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के क्लास का पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको देखिए और हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बस आप पेशेंस रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहते हैं ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन काम अधिक लेता है, मतलब 6 दिन कम लेता है। फिर से बढ़ते हैं, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। यदि ए तथा बी मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये एक्चुअल में काम समय का सवाल है, काम और समय का, लेकिन इसको हम द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहले इतना पढ़िए, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, मतलब बी जितना समय लेता है, जितने दिन बी लेता है उससे 6 दिन कम ए लेता है। तो बी कितने दिन लेता है ये हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले यहीं पर मान लेंगे कि बी उस कार्य को x दिन में करता है। ठीक है, तो फिर ए उस कार्य को x - 6 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। इसका मतलब ए उस कार्य को करने में कम समय ले रहा है, मतलब ज़्यादा फास्ट कर रहा है, यही तो मतलब होगा ना। चलिए तो इसको हल करते हैं। माना बी उस कार्य को x दिनों में करता है, x दिनों में करता है, x दिनों में करता है। ठीक है, तो b एक दिन में कितना करेगा? 1/x। जैसे मतलब कोई एक कार्य को 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/6 भाग। वैसे अगर किसी कार्य को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x भाग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक दिन में कितना करेगा? 1/x भाग करेगा, मतलब उस कार्य का 1/x भाग करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? x - 6 दिन में, क्योंकि 6 दिन वो कम लेता है। तो इसलिए ए उस कार्य को x - 6 दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। तो फिर ए एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x - 6 भाग, मतलब पूरा कार्य नहीं करेगा एक दिन में, उसका 1/6 भाग करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है कि यदि ए तथा बी मिलकर कार्य करे तो वो उसी कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक दिन में एक दिन का निकालना पड़ता है, एक दिन में 1/4 भाग करेंगे। ठीक है, अब कहता है तो ज्ञात कीजिए कि बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बच्चों हम क्या करें, ए के कार्य को ए प्लस बी के कार्य से घटा दें, तो ए मतलब ए के कार्य को ए प्लस बी के कार्य को घटा दें तो बी का कार्य बचेगा और बी का ही कार्य
पूछा गया है कि बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, a प्लस बी वाले से a वाले को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी वाले का कितना है 1/4 और माइनस a का कितना है 1 दिन का 1/x - 6, 1/x - 6, ठीक है। ये हो गया। तो b के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना है, b के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना है 1/x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/x। तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1/x बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/x - 6, तो 1/x - 6। तो अब देखो आपको क्या करना है 1/x, आप क्या करोगे यहाँ एलसीएम ले लो, 4 × x - 6, ये एलसीएम हो गया। तो ये 4 जब इसको हल करो तो 4 से 4 कट जाएगा, x - 6 बचा, माइनस लगा दो, अभी x - 6 कट जाएगा, 4 बचा, 4 का गुणा 1 में करो, 4 बच गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई इधर करो, x का x से x², ये माइनस के 6 है, ये -4 है, तो माइनस के 10 हो गया, और x का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 10x। अब इस वाले गुणा इधर 1 से करोगे तो इतना ही रहेगा, तो 4 का अंदर गुणा कर दो 4x और माइनस 6 चौको 24। अब ये इधर ट्रांसफर कर लो पूरे को, तो x² माइनस ये 10x और ये माइनस के 4x हो जाएंगे, इधर आएंगे, और ये बराबर क्यों, इसको भी ले आओ इधर, तो माइनस का 24 इस तरफ आके प्लस का 24 इधर हो गया 0, ठीक है, इधर हो गया 0। अब देखो इसको आप x² माइनस ये 14x हो जाएंगे और ये प्लस 24 हो जाएंगे। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा बच्चों, ये 3 पदों वाला क्या बन गया समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। इसको बीच वाले पद को हम स्प्लिट कर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, जस्ट मिनट। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको उतार लेते हैं यहीं पर। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन गया x² माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहे हैं कि जगह नहीं है मेरे पास बोर्ड में, और ये सवाल यहीं पर हमें ख़त्म करना है। तो देखो 24 को आप ऐसे फैक्टर करो जिसको हम मिलाएं तो माइनस के 14 है, तो 12 दूनी 24 और 12 में 2 मिला दो तो 14 हो जाएंगे। तो कितने हो गए, इसको हमने डायरेक्ट कर लिया, तो हमने लिख दिया माइनस के 12x माइनस के 2x और प्लस 24 बराबर 0, क्योंकि 12 माइनस के 12 माइनस के 2 गुणा करोगे तो प्लस के 24 आएंगे, और माइनस के 12 और माइनस को 2 जोड़ोगे तो माइनस के 14 आ जाएंगे। तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसमें इन 2 में कॉमन लो और इन 2 में कॉमन लो। इन 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, इतने में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, x दिख रहा है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और ये x कॉमन चला गया, -12 बचा। तो जितना पहले ब्रैकेट बचा उतना ही दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, इसको हमने सीधे उतार लिया। अब देखो इनमें देखो ये x -12 कैसे आया, ये x कैसे आया, ये 2 है तो 2 इसका मतलब बाहर निकाल लिया होगा कॉमन में, तो 2 बाहर निकल गया, x बचा, और ये 24 है, 2 बाहर निकला कॉमन में तो ये आधे हो गए, 2 का भाग 24 में दे दिया 12 हो गए। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जा रहा है, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब इसके चिन्ह बदल गए कॉमन लेने पर। तो चिन्ह जब बदल रहे हो तो माइनस का कॉमन लिया जाता है। अगर ये प्लस का था 24 तो यहाँ प्लस है रहता, तो फिर चिन्ह नहीं बदलते तो हमने प्लस का कॉमन लिया होता। चूँकि इसके साइन चेंज हो गए इसलिए हमने माइनस का कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में x - 12 कॉमन हो गया, तो x - 12 और ये बचे x - 2, ठीक है, बराबर 0। x की 2 वैल्यू आ गई। जब x - 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। जब x - 2 बराबर 0 करेंगे तो बच्चों x बराबर 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो ये पूछा है
कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो x की वैल्यू तो 2 है, 12 है और 2 है, तो कौन सा आंसर होगा, 12 सही होगा कि 2 सही होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना ये है बच्चों कि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। अगर ये बी को हम 2 दिन माने कि 2 दिन में कार्य समाप्त करेगा, तो ए फिर 2 - 6 हो जाएगा, तो माइनस के 4 आएंगे, तो माइनस होना नहीं चाहिए, इसका मतलब 12 आएगा आंसर। ये x = 2 हो नहीं सकता है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, बी उस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में समाप्त करेगा। तो फिर ए कितने दिन में, अगर पूछ लिया जाए ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा समाप्त 12 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिनों में, सॉरी 6 दिनों में, 12 से 6 चलेगा 6 दिनों में करेगा। तो अगर बी 12 दिनों में करेगा समाप्त, तो ए उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेगा। अगर हम यहाँ 2 लेते तो जानते हो क्या होता, 2 - 6 हो जाता, तो -4 आ जाता, तो जो संभव नहीं है, दिन कभी माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है, समझा की बात। तो ये था इसका आंसर। और अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। कहता है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। धारा की चाल पूछी है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ धारा की चाल माननी पड़ेगी। कुछ मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिखते हैं माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ से सवाल को हल कर रहे हैं। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब ये कहता है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत अच्छी, मतलब पानी भरा है, जैसे कोई तालाब है उसका पानी भरा है, स्थिर है। तो स्थिर जल में अगर वो चल रहा है नाव, चाहे किधर चलाए, पानी तो स्थिर है, चाहे पूरब को जाए, चाहे पश्चिम को जाए, चाहे उत्तर को जाए, चाहे दक्षिण को जाए, किसी भी दिशा में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी स्थिर है। तो स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है नाव की, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छे। अब कहते हैं 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। तो मेरी बात यहाँ पर समझो स्टूडेंट, जैसे मान लो कि ये पानी भरा है, मान लो, ठीक है, ये पानी भरा है, तो नाव अगर इधर को चल रही है, नाव अगर इधर को जा रही है, ठीक है, नाव अगर इधर को जा रही है और धारा इधर को चल रही है, ठीक है, तो ये है नाव की दिशा, नाव की दिशा। तो ये हो गई धारा की दिशा, अपोजिट है ना। तो वही कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो जब 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगा, इसका मतलब धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर, तो धारा की चाल है x किलोमीटर पर आवर। और जब 12 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, यानी 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी धारा के विपरीत, तो फिर जब प्रतिकूल चलेगी, तो जानते हो, अगर यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो नाव चल रही है इधर को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, समझना ध्यान से, नाव इधर जा रही है और धारा इधर चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नाव इधर जा रही है इधर को और धारा इधर को चल रही है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा उसका विरोध कर देगी। तो ये घटेंगे, 8 से 2 चलेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर स्पीड ये धारा खा जाएगी।
अगर धारा इधर को चल रही, नाव इधर को जा रही है, तो धारा नाव का विरोध करेगी ना। कितना विरोध में चला जाएगा? जितना धारा तेज चल रही होगी। तो धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो नाव की स्पीड में से 2 किलोमीटर कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आएगा एक्चुअल में नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है अगर धारा और नाव विपरीत दिशा में चल रही है तो फिर इससे नाव की चाल धारा की चाल से घटा दी जाती है। ठीक है, सॉरी, धारा की चाल को नाव की चाल से घटा दिया जाता है, क्योंकि नाव ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, अगर धारा ज़्यादा तेज हो जाएगी तो नाव तो चलेगी नहीं, उल्टा जाने लगेगी। तो हमेशा जब विपरीत दिशा में चले नाव, तो नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देते हैं, वो नाव की एक्चुअल चाल निकलती है। लेकिन अगर धारा जिस दिशा में चल रही हो उसी दिशा में नाव चल रही हो, तो अगर मान लो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा भी इधर ही को चल रही हो, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा उसे और पुश कर रही है, तब ये पूरी चाल में जुड़ जाएगा। नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि वो अनुकूल दिशा में जा रही। तो प्रतिकूल चाल है तो घटेगी और अनुकूल चाल है तो जुड़ जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। तो बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको हम अब आगे आपको समझाते हैं। तो अब देखो कह रहा है कि क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय मान लो वो है t1। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी जा रही है? 12। ठीक है, चाल कितनी है? चाल कितनी है भैया? देखो, स्थिर जल में तो 5 चल रही है। ठीक है, स्थिर जल में तो 5 चल रही है। ठीक है, और प्रतिकूल जाएगी तो 5 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, नाव की चाल तो 5 किलोमीटर थी, लेकिन प्रतिकूल चलेगी तो धारा की जो स्पीड है उससे वो घट जाएगी। तो दूरी बटे चाल ये आ गया। अब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय वो हो जाएगा माना t2 बराबर कितना जाएगा? क्या कह रहा है? ये उतनी दूरी चलने में नहीं कह रहा है। 12 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय। दूरी उतनी 12। और अब हम जा रहे हैं धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जाएंगे तो दूरी बटे चाल, तो 5 तो वो हो गई चाल नाव की, और उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, 12 बटे 5 प्लस x हो जाएगी। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि ये कह क्या रहा है। अगर हम t1 t2 को देखें तो t1 धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय है, प्रतिकूल, तो फिर t1 ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिकूल चलने में विरोध होगा ना, नाव इधर जा रही, धारा इधर जा रही है, तो समय ज़्यादा लगेगा ना। यानी t1 ज़्यादा है, t2 कम है। तो t1 ज़्यादा है, t2 कम है। तो t1 कितना ज़्यादा है? 1 घंटा अधिक है। तो इनको बराबर करने के लिए, t1 ज़्यादा है, बराबर करने के लिए एक इधर आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्या कर दोगे बच्चों? जोड़ दोगे, है ना। क्यों जोड़ दोगे? क्योंकि ये समय 1 घंटा ज़्यादा है, ये 1 घंटा कम है। बराबर करने के लिए जो कम है उसको उसमें जोड़ दोगे। कितना कम है? 1। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 को इसमें घटा दो। ज़्यादा वाला कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो -1 कर दो, तो t1 - 1 बराबर t2 हो जाएगा, या t1 बराबर t2 + 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर कहता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। कहने का मतलब है जब प्रतिकूल चलना है तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है समय, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो t1 और t2 को बराबर करेंगे तो t1 तो वैसे भी 1 घंटे ज़्यादा है, इसलिए इधर या तो 1 जोड़ दो चाहे इधर 1 घटा दो, तब ये दोनों समय बराबर होंगे। तो अब हम t2 को इधर कर दें तो ये t1 - t2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, t1 - t2 बराबर 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? t1 t2 की वैल्यू रख लो। तो t1 कितना है? 12 बटे
5 माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया हमने 12/5 माइनस एक्स माइनस यह 12/5 प्लस एक्स, 12/5 प्लस एक्स बराबर 1। इसको जब आप हल करोगे तो ये 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हल कर रहे हैं, यहाँ नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हल कर रहा हूँ 12/5 माइनस एक्स माइनस 12/5 प्लस एक्स बराबर 1 है। इसमें हमने एलसीएम लिया 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स बराबर, तो ये कट जाएगा तो इसका गुणा होगा 12 में, तो यहाँ क्या जाएगा 12 क्या जाएगा 5 प्लस एक्स, ये माइनस लगा दिया। अब क्या 5 प्लस एक्स कटेगा, 5 माइनस एक्स बना, तो ये क्या हो जाएगा 12/5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बना। अब इसको हमें हल करना है और हल करके हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की, और जो एक्स की वैल्यू होगी वही धारा की चाल होगी, क्योंकि हमने धारा की चाल को एक्स मान लिया है। तो अब आप इसको हल कर सकते हो बच्चों। तो 12×5 = 60 प्लस 12x, ठीक है। ये -12 का गुणा अंदर होगा तो -12×5 = 60, ये माइनस के 60 आएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x बटे 5 माइनस x और 5 प्लस x बराबर 1। ये 60 से 60 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 12x हो गए 24, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, मेरे पास यहाँ जगह कम है, तो बच्चों यहाँ पर देखो ऊपर क्या हो जाएगा 12 24x और इधर वाला ये हो जाएगा। तो देखो इसका गुणा इधर करो, कि 5 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, इसका गुणा करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स होते हैं, इसका गुणा 1 से कर दिया और इधर बन गए 24x। तो ये 5 पंचे 25 हो गए बच्चों, और ये हो गए एक्स के स्क्वायर, उसमें कौन सी दिक्कत है। और ये 24 इधर आ गया माइनस के 24 x बराबर 0। अब क्या करो, माइनस से पूरा भाग दे दो इसमें दोनों तरफ, तो जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x और प्लस ये माइनस के 25 बराबर 0। अब हम 25 के ऐसे फैक्टर करें जिनको मिलाएं तो प्लस के 24 आ जाए, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, तो देखो, और गुणा खंड करें तो 25 है, तो 25 से कम 25 और 25 से 1 घटाओ तो प्लस के 24 हो जाएंगे। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये जाएंगे 25x माइनस एक्स और माइनस 25 बराबर 0। देखो ये 25 1 से 1 घटा दो तो 24x रहेंगे प्लस के, और 25 का माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 25 रहेंगे। ये तो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप 25 के गुणनखंड कर लो, उसको सेट कर लो, ठीक है। तो x यहाँ कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ बचा x प्लस 25, ठीक है, और x प्लस 25 आया यहाँ, तो x प्लस 25 आपको यहाँ भी लाना है बराबर 0। तो ये x प्लस 25 कैसे आएंगे, ये चिन्ह बदल रहा है तो इसका मतलब माइनस का 1 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया 25 है। अब दोनों में x प्लस 25 कॉमन है, x प्लस 25 कॉमन है, तो ये x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो एक बार जब इसको 0 करोगे तो x बराबर माइनस 25 आएगा, और एक बार जब x माइनस 1 को 0 बराबर करोगे तो x बराबर 1 आएगा बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर x के आगे 2 मान, इसमें आंसर कोई एक ही होगा, तो आंसर कोई धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो धारा की चाल क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा। तो कितनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो गया। समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत मज़ेदार सवाल। चलिए, तो तीसरा प्रश्न स्टूडेंट देखिए जरा बोर्ड पर। कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। अब ये किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, वो औसत चाल हमें पता नहीं है, वही औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो तुरंत हम मान लेंगे कि प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हम मान लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे करेंगे हल। माना प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ऐसा हमने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं, चित्र बना के हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ से चले तो ए बिंदु से चलते कितना चल के 63 किलोमीटर, तो 63 किलोमीटर चले। ठीक है, मान लो 63 किलोमीटर चलकर बी पर आ गए। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से चलती है। तो औसत चाल कितनी मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटे से ये चली। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है, और यानी इसके बाद फिर 72 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ चली सी पर पहुँच गई, कितनी? 72 किलोमीटर की दूरी चला बी बिंदु से आगे सी तक, और तब उसको प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी ये x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। नहीं, क्या कह रहा है? 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। तो प्रारंभिक औसत चाल x थी और 6 किलोमीटर घंटा अधिक लिया, तो उसमें हमने x प्लस 6 कर दिया। कहने मतलब ये है, अगर इसको सीधे और सच्चे से शब्दों में कहा जाए कि 63 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और उसके बाद आगे 72 किलोमीटर की दूरी x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये है सीधा सा सच्चा सा सवाल। ठीक है, तो हमने वहां से निकाला, इसको हमने कर दिया बहुत आसान। अब आप देखो, तो कहता है कि, तो ये कहता है कि यदि यह दूरी क्या लिख दिया? यदि यह दूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है, मतलब दूरी नहीं, यदि ये पूरी यात्रा, क्या लिखा? पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई, यानी ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में टोटल समय कितना बता रहा है? 3 घंटे। तो प्रारंभिक औसत चाल निकालना है। देखो बच्चों, तो पहले हम यहाँ तक का समय निकालें, फिर यहाँ तक का समय निकालें, दोनों को जोड़ दें, वो कितना हो जाएगा? 3 घंटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय टोटल कितना लग रहा है बच्चों? टोटल लग रहा है 3 घंटे कुल समय। तो हम 2 टुकड़ों में चल रहे हैं ना, ए से बी तक चल रहे हैं, फिर बी से सी तक चल रहे हैं। तो पहले हमें ए से बी तक का समय निकालना है, फिर बी से सी तक का समय निकालना है, जोड़ के 3 घंटे के बराबर करना है। तो यहाँ ए से बी तक की यात्रा करने में लगा समय, यहाँ पर लिख देते हैं ए से बी, मतलब ए से बी यहाँ सवाल में नहीं है, ये तो हमने बना लिया है। या आप ये लिखो 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, आप ये लिखो। ये तो सवाल में दिया नहीं, ये तो हमने बनाया है। तो जो सवाल में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखना 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। मान लो वो T1 है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी हो गई 63 और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब फिर नेक्स्ट 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। फिर यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। क्या होगा बच्चों? T2 मान लिया है। कितना है? T2। क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 72। चाल कितनी होगी? x प्लस 6। ठीक है, अब पूरे प्रश्न के अनुसार क्या हो गया? पूरा समय कितना है? T1 प्लस T2, जोड़ो कितने घंटे के बराबर है बच्चों? 3 घंटे के बराबर है। तो बराबर लिख दिया 3 घंटे। ठीक है, अब T1 प्लस T2 यहाँ वैल्यू रख दो और इसको हल करो, एक समीकरण बनाओ, और समीकरण जब बनाएंगे तो वहाँ से x के 2 मान निकलेंगे। अब उन 2 मानों में से कोई ही एक आंसर होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? यहाँ पर हम जगह बनाते हैं। T1 की वैल्यू कितनी? 63 बटे x, और T2 की वैल्यू कितनी है? 72 बटे x प्लस 6, 72 बटे x प्लस 6 और बराबर 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम? ax इंटू एक्स प्लस 6।
एलसीएम को कैसे हल करते हैं, इसका भाग इसमें तो x कट गया, बचा x प्लस 6, x प्लस 6 का ऊपर गुणा कर दो तो 63 x प्लस 6, ये आ गया, प्लस लगा दो। अब की बार x प्लस 6 से कट जाएगा, बच्चा x का ऊपर गुणा कर दो, क्या जाएगा 72x बराबर 3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, कहाँ पर हल करें, इसको हल करते हैं इस जगह, इसको अब हम साफ कर देते हैं। अब इसकी जगह है नहीं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हम बनाएंगे जगह। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो अब हम यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 63 अंदर भी गुणा कर लो साथ में। ठीक है, तो 63 का x से होगा 63x प्लस 6 का गुणा होगा 63 में 6 3 18, एक कैरी होगा 36 1 37, 378 आ गए, प्लस 72x बराबर 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 गुणा साथ में करो, x का अंदर भी कर दो तो 3x स्क्वायर और x का 6 से होगा 6x और 6x 3 18x। ये अब यहाँ पर हमें हल करना है, तो देखो 63x और 72x, तो ये 18x इस तरफ आएंगे, घट जाएंगे, तो ये 18 घटा दो 72 से, कितने हो जाएंगे, तो 12 से 8 गए 6 और 56 हो जाएंगे। तो कितने बने 63x, तो ये रहे, और ये 72x और ये 18x घटा दो, इधर आएगा तो 12 से 8 गए 4, 12 से 8 गई 4 और 6 से 1 गई 5, 54 x हो गया हिसाब। और ये 378 है और 3x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर हमारा एक समीकरण बनेगा बच्चों, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस के पूरे में भाग दे दो दोनों तरफ, तो जो प्लस वाले वो माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो पहले तो 63 54 जोड़ लो, तो 4 3 7 6 5 11, तो 117x माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और भी तो थे, ये 37x कहाँ से आ गए बच्चों, ये भी तो है, ये 37x नहीं है, ये 378 है, क्या लिखा मैंने, ये 378 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 378 माइनस के। अब आपको एक काम करना है, 378 का 3 में गुणा करना है, फिर जो आए उसके फैक्टर करने, फैक्टर को ऐसा सेट करना है जो 117 हो जाए। ठीक है, और फिर इसको आपको हल करना है, इसका आंसर निकालना है, ये काम आप लोग कर लेंगे। अब x की जो वैल्यू आएगी, x की आएगी 2 वैल्यू। ठीक है, 2 में से कौन सा आंसर आएगा, जो प्लस में वैल्यू आएगी x की वही आंसर होगा, क्योंकि चाल प्लस में होती है, जो माइनस में वैल्यू आएगी वो आंसर नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर देना। तो इतना काम आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो इसको आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यदि आंसर ना आए तो भी आप बताइएगा, आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आप निकाल पाते तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, बड़ा मजेदार है, बहुत आसान है। एक धनात्मक भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/35 अधिक हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के पहले अंश और हर पता हूँ, तो अंश और हर का योग दिया है 8, तो आप मानो अंश x है तो हर x/2 हर कितना हो जाएगा 8 - x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो हल माना अंश x है। ठीक है, तो हर 8 - x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है 8, तो x और 8 - x को जब जोड़ोगे तो x कट जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों,
तो अंश बटे हर होता है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे 8 माइनस एक्स, ये भिन्न हो गई। आगे क्या कह रहा है, यदि अंश तथा हर में कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, तो अंश और हर में 2 जोड़ो, तो x प्लस 2 और यहाँ पर 8 माइनस एक्स प्लस 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 4/35 अधिक हो जाता है। तो भिन्न है 8 माइनस एक्स और कितनी अधिक हो जाती है, 4/35 अधिक हो जाती है। तो जब इधर इतना जोड़ देते हैं तो भिन्न कितनी बन जाती है, x अपान 8 माइनस एक्स प्लस 4/35। क्या कह रहा है, 4/35 अधिक हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाती है, तो जोड़ दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक बनेगा द्विघात समीकरण, उसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब x के मान निकलेंगे 2, उसमें कौन सा x लेंगे ये सोचने वाली बात है। आइए हल करते हैं, देखो इसको हल करते हैं। तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो बनेगा ये क्या, x प्लस 2, इसको जोड़ो, 8 2 10, तो 10 माइनस एक्स, इसको इधर लाओ, माइनस एक्स बटे 8 माइनस एक्स, और ये इधर रखो 4/35, इसको हल करो। तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स, ये तो एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स। कैसे हल करते हैं इसको जब इधर वाले को हल करेंगे तो 10 माइनस एक्स से 10 माइनस एक्स कट जाएगा, 8 माइनस एक्स बचा, 8 माइनस एक्स का गुणा होगा x प्लस 2 में, तो x प्लस 2 8 माइनस एक्स, ये माइनस लगाओ। अब ये 8 माइनस एक्स कटेगा, अब ये बचा, इसका गुणा होगा x में। तो ये तो हो गया हल करने का तरीका, 4/35। थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा ये बड़ा कैलकुलेशन आएगा, चलो इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल करिए, देखो अब x का गुणा करो इसमें, फिर 2 का गुणा करो इसमें, ठीक है, फिर इसका इसके अंदर गुणा करो, फिर इधर 35 का करो, इधर 4 का करो, ठीक है। लंबी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, तो इसको आप कैसे हल करोगे, हल कैसे करोगे, चलिए कर देते हैं। कुछ हम करते हैं, कुछ तुम लोग मेहनत करना। तो x का गुणा 8 में करोगे तो 8x, फिर x का गुणा माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 2 गुणा 8 में करोगे, 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस लगाओ, 2 गुणा x में होगा माइनस 2x, ठीक है। अब माइनस एक्स का गुणा 10 करोगे तो माइनस का 10x, ठीक है, फिर माइनस एक्स का गुणा x माइनस एक्स में करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे 10 का गुणा 8 में करोगे तो 80, फिर इस 10 का गुणा माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का 10x, अब माइनस एक्स गुणा माइनस 8 में करोगे तो माइनस का 8x, अब माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स में करोगे प्लस का एक्स स्क्वायर, इतना बना, और यहाँ बना 4/35, ये हो गया। अब देखो इधर कुछ कट रहे हैं क्या, कुछ कट रहे हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है। अब आप देखोगे ये 8x है, ये माइनस के 2x कम हो जाएंगे, ये माइनस के 12 हो गए ना, माइनस के 12x 8 कर दो कम, तो माइनस के 4x, ऊपर कितने बचे, माइनस के 4x और प्लस 16। एक बार चेक करो, ये 10 2 12 माइनस के, और 8 प्लस के घटा दो तो 8 7 12, तो माइनस के 4x बचे प्लस 16, बस इतना बचा। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा, सब जुड़ेंगे। ये है एक्स स्क्वायर, ये है 8 10 18 माइनस के, और ये 80 4/35। कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा क्या, देखो ऊपर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो माइनस के 4 कॉमन ले लो तुम, ठीक है, चाहे तुम माइनस का ना लो, प्लस का ही ले लो, तो अंदर बचा माइनस का x, और ये प्लस के 4 बटे कुछ यहाँ कॉमन, कुछ कॉमन नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, यहाँ 4/35, ये 4 से 4 उड़ा दो, ठीक है, थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ 1 बचा, तो इसका गुणा इधर कर दोगे, 1 से इतना ही रहेगा, 35 गुणा इधर करना पड़ेगा बच्चों, तो इसका गुणा उधर करो, इधर तो 1 बचा ना, तो इसका गुणा इधर करोगे 1 से, तो यही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, ये तही रहा बराबर, ये 35 का माइनस एक्स के करोगे तो माइनस का 35x,
और 35 का 4 से करोगे तो 4 पंचे 20, 2 आया, 4 3 12, 2 14, 140। चेक करो, 4 पंचे 20, 0, 2 कैरी हुआ, 4 3 12, 2 14, ठीक हो गए, प्लस कराएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको उठा के इधर लाओ। तो ये ax² है, ये माइनस के 18x है, ये वाले आ जाएंगे 35x प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 80 है, ये इधर आएंगे तो माइनस के 140 हो जाएंगे, बराबर 0 हो गया उधर। ठीक है, अब देखो और ये कुछ छोटा होगा, ये x² है, ये 18x, ये 35x, कट गए 36, 17 नहीं, हाँ 17x आएंगे माइनस प्लस के, ये प्लस के ज़्यादा है ना भाई, 35x से माइनस के 18x चले गए तो 17x आएंगे प्लस वाले। ठीक है, और ये 80 है 40। ठीक, तो अब बताओ इसको घटाओ तो ये बचेंगे माइनस के कितने बचेंगे, 60। ठीक है, 140 से 80 घटा दो, 60 बचेंगे। अरे सही घटा है कि नहीं घटा है, देखो 0 से 0 0, 14 से 8 गई 6, यही तो बचा। अब ये सवाल हो गया छोटा, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 60 रहे लेकिन उनको मिला दें तो 17 आ जाए प्लस के। ठीक है, 17 आ जाए प्लस के, तो ये कैसे करो, इधर देख लो, करके देख लो, 60 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा 30 आया, 2 से फिर काटो 15 आया, अब 3 से काटो 5 आया, तो 5 से कट जाए, ख़त्म काम। तो ये 5 15 दूनी 30 दूनी 60, अब ये हो गया फैक्टर। अब इनको ऐसा सेट करो कि प्लस के 17 आ जाए। ठीक है, तो 5 3 15, 5 3 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19 हो जाते हैं, हमें लाने 17। ठीक है, नहीं बचा, नहीं बनेगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, नहीं बचेगा, नहीं बन पा रहा है। तो 5 चौको 20, देखो 5 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, क्या करो 20 गुणा 3, ये 60 आ गया। ठीक है, माइनस के 60 लाने, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा, इसको हमें माइनस का ले लेना पड़ेगा, माइनस का 3, तो 20 3 60 माइनस क्या आ गया, और 20 और 3 को मिलाएंगे तो 20 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, घट जाएंगे तो प्लस के 17 बचेंगे, बन गया। ठीक है, तो इसको आप फैक्टर इसके करोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 20 इस हम लिख देंगे ax² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 बराबर 0। ये फैक्टर हो गए, कॉमन लो। चलो इसको हम कॉमन लेके बता देते हैं, इधर रब करना पड़ेगा बच्चों, तो इधर हम रब कर लेते हैं और इधर हम आपको कॉमन लेके बता देते हैं। देखो तो ये यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 20, यहाँ पर लिख देते हैं x कॉमन हुआ तो क्या बचा x प्लस 20। ठीक है, और इसमें हम कितना कॉमन ले, यहाँ भी x प्लस 20 लाना पड़ेगा, अब तो x प्लस 20 लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ ये x आए तो 3 बाहर निकालना पड़ेगा, 3 बाहर निकाला तो ये x बचा और 3 का भाग 60 दिया, 20 आ गया। लेकिन ये गड़बड़ हो रही है, माइनस है, यहाँ प्लस हो रहा है, इसका मतलब माइनस में हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है x प्लस 20 और x माइनस 3, x प्लस 20 पूरे हम कॉमन ले बराबर 0। जब हम x प्लस 20 को 0 बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 20 आएगा, और जब x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। तो हमने कहा था कि जो x है वो है क्या माना था यहाँ पर, अच्छा भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न कैसी थी, धनात्मक भिन्न थी। तो अगर हम x के मान माइनस में लेंगे तो ये माइनस की भिन्न आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी ना, इसलिए x बराबर माइनस 20 को रिजेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो x बराबर 3 आ गया, तो भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख दोगे तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, x ये क्या रख दोगे 3 बटे 8 माइनस 3। ठीक है, तो बराबर कितना जाएगा 3 बटे 5। ठीक है, चेक करो ये सही है आंसर,
कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। तो देखो अंश और हर का योग 5 3 8 आएगा, 8 आया। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो बच्चों कैलकुलेशन से डरना नहीं, कैलकुलेशन को आप अगर सही से किया है, धैर्य के साथ किया है और प्लस माइनस चिन्ह का ख्याल रखा है तो आपका सवाल सही होगा। तो सही हमने चेक कर लिया। क्या कह रहा है, अंश एवं हर का योग 8 है, तो अंश 3 है, हर 5 है, दोनों का योग 5 3 8 आ रहा है। बस ये सही है। चलिए बढ़ते हैं सवाल। तो स्टूडेंट मजेदार सवाल है ये, आप देखो, और इम्पोर्टेंट भी है। कहता है कि द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और कहता है कि अगर प्रकृति में ये वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात करने, मतलब मूल भी ज्ञात करने। पहले तो हमें मूलों की प्रकृति चेक करनी है, और जब मूलों की प्रकृति हमें पता चल जाए कि ये वास्तविक हैं तो वो मूल भी हमें निकाल लें। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो है ना 2x² - 6x + 3 = 0, इसकी तुलना कर लोगे ax² + bx + c = 0। कहेंगे इससे इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड रूप है। तो स्टैंडर्ड रूप से तुलना करते हैं तो a b c की वैल्यू निकल आती है। तो आप देखो a = 2 है, b = -6 है, c = 3 है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ a = 2 है, b बराबर बच्चों हो गई -6 और c बराबर हो गए 3। तो ये हो गए। अब देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, d। तो d यानी विविक्तकर निकालना पड़ता है। तो विविक्तकर d क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है, यानी हमें b² - 4ac निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें विविक्तकर निकालना है। तो देखो b² - 4ac की वैल्यू निकालनी, तो b² यानी -6 का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4a, a कितना है 2, c कितना है 3, निकालो। ठीक है, तो d निकाल लें हम लोग, 36 हो गए, और ये 4 दूनी 8 का 24 हो गए, -24। तो ये जब आप निकालोगे तो 36 24, ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 6 से 4 गई 2 और 3 से 2 गई 1, 12, मतलब ये प्लस का आया। तो जब भी d का मान प्लस में आता है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। कैसे होंगे बच्चों, और असमान मतलब अलग अलग, असमान होंगे, यानी 2 मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल 2 होंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसने क्या कहा कि मूल अगर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो जानते हो क्या होता है, -b ± √d/2a। तो क्या होता है फार्मूला मूल निकालने का, क्या होता है बच्चों, -b ± √d/2a, इससे मूल निकलेंगे। ठीक है, मूल मतलब x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b। तो b कितना, माइनस का, चाहे वो माइनस पहले लगा है तो माइनस का ये पहले लगा है, और b की जगह पर -6 रखना पड़ेगा, रख दिया, प्लस माइनस √d यानी d का मान हम कितना निकाल चुके, 12 निकाल चुके। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12, क्या लिखेंगे 12 और 2, और a की जगह पर कितना लिखेंगे 2। तो ये हो गया। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे प्लस माइनस, ये √12 है। ठीक है, √12 है, और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें कुछ क्या निकालना पड़ेगा, कुछ छोटा हो रहा है क्या, तो छोटा देखो कुछ हो सकता है क्या। तो देखो बच्चों ये लिखा हमने 6 प्लस माइनस, क्या आप लिख सकते हो इसको 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख सकते हो। तो ये √12 को हमने ऐसे लिख लिया। अब नीचे तो 4 है, अब जब नीचे 4 है तो x बराबर आप क्या करोगे, यहाँ पर 6, ये 1 2 बाहर निकल आएगा, तो प्लस माइनस 2 √3/4। अब ऊपर 2 पूरा कॉमन है, 2 पूरा कॉमन है, यहाँ पर लिख रहे हैं
यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इससे 2 पूरा कॉमन हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लोगे बच्चों, तो 2 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ हुआ 3, इधर हुआ प्लस माइनस, ये 2 कॉमन में चला गया, √3/4। अब ये कट गया, कटा, तो अब बना x बराबर 3 प्लस माइनस √3/2, ये बना। तो यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, तो ये प्लस माइनस लगा, एक बार प्लस के साथ लो, एक बार माइनस के साथ निकलो, तो x बराबर क्या हो जाए 3 प्लस √3/2, और एक होगा x बराबर 3, अब माइनस के साथ ले लो, ठीक है, /2। तो इसके मूल यही निकल आए, x के 2 मान निकले, जो x के 2 मान निकले वही इसके मूल होंगे। समझ में आया? अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 देखिए, समीकरण को हल करना है। हल करना तो बहुत आसान होता है, अभी तक तो यही सीख रहे हैं ना, हल कर देते हैं। देखो कहता है कि ये बराबर इतना है जहाँ x बराबर 1 2 3 नहीं हो सकता। अगर 1 2 3 यहाँ रख दोगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो उससे कोई डरना नहीं, हमें कुल मिला के इसको हल करना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब क्या करोगे बच्चों, इसमें आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो x - 1 x - 2 और x - 2 यहाँ है, तो x - 2 तो हमने ले ही लिया है, तो x - 3 और बचा, तो ये एलसीएम में आ गया। जब हम इसको हल करेंगे तो x - 1 x - 2 का भाग दो, ये कट जाएगा, क्या बचा x - 3 1 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x - 3 प्लस लगा दो। अब की बार इससे ये कट गए, तो क्या बचा x - 1, इसका 1 में गुणा कर दो, तो क्या बचा x - 1 बराबर 2/3। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये 2x हो जाएंगे और -4 हो जाएंगे, तो ऊपर कितने हो जाएंगे, ऊपर हो गए 2x - 4, ठीक है, और नीचे x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3, घबराना नहीं है, हल करते रहना है। ठीक है, इतना आ गया। अब 2 ले लो कॉमन ऊपर, जैसे ही 2 ले लोगे कॉमन तो यहाँ जादू हो जाएगा। जादू जानते हो क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा जादू। देखो क्या जादू होगा, पहली बार 2 से 2 कटेगा और x - 2 से x - 2 कटेगा, हो गया जादू, हो गया छोटा। अब ऊपर यहाँ 1 बचा और नीचे बचा x - 1 और x - 3 बराबर यहाँ 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो x - 1 x - 3 का 1 से गुणा होगा तो यही रहेगा, x - 1 x - 3 बराबर 3 का गुणा 1 से 3 रहेगा। अब इसका अंदर गुणा कर लो, x का गुणा x से x², x गुणा -1 से -x, -3 का गुणा x से -3x, -3 का गुणा -1 से प्लस का 3 आ गया, इधर आ गया 3, ये कट जाएंगे। क्यों, कैसे कटेंगे, ये 3 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कट जाएंगे, हम डायरेक्ट काट दिया। तो ये बना x² -3x, गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, देखो कोई गड़बड़ नहीं। तो ये x² है और ये -x -3x हो गया -4x, बहुत अच्छी, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x ले लो कॉमन, तो x - 4 बराबर 0, तो एक बार x का मान 0 बराबर करोगे और एक बार x - 4 बराबर 0 करोगे, तो x बराबर 4। तो जानते हो इसके 2 मान आ गए, हल करने का मतलब है x के 2 मान निकलेंगे। क्यों, क्योंकि ये था द्विघात समीकरण। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसके 2 मान निकलेंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आंसर में क्या हो गया, हल करने पर आपके x बराबर 0, 4, ये 2 आंसर आ, मतलब 2 मान आ गए, यही आंसर हो गया। ओके, तो सवाल देखिए बड़ा मज़ेदार है और इम्पोर्टेंट भी है। कहते हैं समीकरण ये दिया है जहाँ पर x 3 और -3/2 ना हो के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों की प्रकृति जब हम ज्ञात कर लेंगे तो उसे हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बातें हैं, मूलों की प्रकृति हमें चेक करनी है और फिर मूलों की प्रकृति क्या है, अगर वास्तविक होंगे तो उसे हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं सर ये क्या लिखा है, x डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ जो x है ना वो 3 नहीं हो सकता और -3/2 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 3 रख दिया जाए तो सब 0 हो जाएगा, -3/2 रख दिया 0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नहीं, तो इसको हमें ध्यान देना नहीं है, इससे क्या करना है, हमें तो हल इसको करना है। तो पहले इसको हल करो, तो हल करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2x/x - 3 प्लस 1/2x + 3 और प्लस 3x, डरना तो बिल्कुल नहीं है, 3x + 9 बटे
क्या है, x माइनस 3 और 2x प्लस 3 और बराबर कितना है 0। अब यहाँ पर एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ जो हर में लिखा है उसको उतारते हैं, लेकिन 2 बार नहीं उतारेंगे। तो इसमें x माइनस 3 है, उतार लिया, इसमें 2x प्लस 3 है, उतार लिया, इसमें x माइनस 3 2x प्लस 3 दोनों, तो ये तो हम लिख ही चुके हैं, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे। हर में जो कुछ लिखा है उसको एक एक बार उतारते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको करेंगे, x माइनस 3 कट जाएगा, 2x प्लस 3 बचा, 2x में गुणा हो जाएगा, 2x प्लस 3 ये आ गया, प्लस लगाओ, इसको करेंगे, ये वाला कट गया, ये बचा, इसका गुणा 1 में कर दो, तो x माइनस 3 ही रहा, प्लस इसमें ये पूरा दोनों कट गए, तो 1 बचा, 1 गुणा इसमें कर दो, तो 3x प्लस 9 ही रहा। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका अंतर गुणा करके तो देखो, पहले 2x गुणा 2x से 4x स्क्वायर, 2x गुणा 3 से 6x, ठीक है, प्लस ये x माइनस 3 है, ठीक है, उतारो उतारो, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा, तुम सोच नहीं सकते कितना आसान हो जाएगा। ये x माइनस 3 और ये है 2x प्लस 3 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा इसमें कर लोगे, यही बचेगा। तो देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा, पहले ऊपर वाला लिख लो, क्या लगा 4x स्क्वायर, लिखो 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 4x स्क्वायर, 6x 7x 3 10x, x जोड़ लिए, और ये प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6, बस। तो ये लिखा x माइनस 3 और क्या है, अरे यार 2x प्लस 3 बराबर 0/1। इसका इधर गुणा करोगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे यही बचेगा। तो यहाँ पर क्या बना, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0, ये आ गया हमारा। तो ये जो समीकरण दिया था इस रूप में आ गया, बहुत आसान है। तो मूलों के प्रकृत चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी कितना है 10, ठीक है, 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 है, सी का मान 6 है, हल करो, ये 100 हुआ, 4 चौको 16 छक्का 96, 6 चौको 24 चौको 96, 4 चौको 16, 16 छक्का कितने होते हैं, अरे यार अगर नहीं तुम्हें पता तो 16 लिख लो, 6 लिख लो, ये आ गया 100, 6 छरंग 36, 3 6 एकम 6 3 9, 16 चक्का 96, तो 100 में 96 चले गए, 4 बचे, तो ये प्लस क्या आ गया, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और असमान। तो चूंकि डी का मान आ गया पॉजिटिव आता है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो मूलों की प्रकृति तो हमें पता चल गई, लेकिन कहते हैं इसको हल भी करना है, तो मूल हमें निकालने भी पड़ेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ये होता है। अब वैल्यू पुट करनी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, माइनस बी तो माइनस लगा दिया, और b 10 है तो यहाँ पर 10 हो गया प्लस माइनस, ठीक है। डी कितना निकला था, 4 √4/2, ए कितना है 4, तो ये कितना बना, इसको हल कर लो, ये माइनस के 10, ये प्लस माइनस 4 का √2 हो गया, नीचे 2 गुणा 4 हो गए। अब यहाँ ले गए, यहाँ 2 ले लो कॉमन, ऊपर ले लो 2 कॉमन, ले लो 2 कॉमन, तो ये बचे माइनस के 5 प्लस माइनस यहाँ 1 हो गया, और बटे 2 गुणा 4, ये 2 काट दो, एक्स और कितना आ गया, माइनस का 5 प्लस माइनस 1/4। तो एक बार हम क्या लेंगे, -5 ये +1/4, तो ये कितने आ गए, -4/4, यानी x बराबर -1 आ गया।
फिर अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। अब की बार हमने ले लेंगे ये माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 1/4, कितना हो जाएगा माइनस का 6/4, माइनस का 6/4 अर्थात ठीक है माइनस का कितना आ जाएगा, देखो माइनस का आएगा 2 से काटो 2 3 6 तो माइनस का 3/2। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया x बराबर -1 और एक आ गया x बराबर -3/2। तो हमने यहाँ पर इसके मूलों की प्रकृति भी चेक कर ली और हमने उसके वैल्यू भी निकाल लिए। तो क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही मैथ्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।